अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, उनको धमकी दे दिया है कि अगर वो डॉलर से दूर हटने की कोशिश करेंगे या डॉलर का मुतबादल करेंसी लाने की कोशिश करेंगे और इसकी जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम में एक सेंट्रल रोल है उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो 100% टैरिफ आयद कर देंगे उन तमाम ममालिक के ऊपर। अगर आप रिसेंट जो वीक्स के अंदर पूरी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को आप चेक करें और उसमें जो बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, कभी ट्रंप कहते हैं इस पे टैरिफ आयद कर दो, चीन पे लगा दो, उस पे लगा दो, वेनेजुएला पे सदर को उठा के ले आए, या वो कहते हैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर लो, ईरान पे हमला करने वाले हैं, और समझ नहीं आती कि दुनिया को कि क्या बनना है, कल क्या होगा दुनिया के साथ और कौन सा नया चैलेंज होगा। वो आँख खोलेंगे तो कौन सी खबर नई उनके सामने आएगी। तो उसके सारी एक बुनियाद जो है ना इस वक्त उस सारी क्राइसिस की, उसके इर्द गिर्द डॉलर का डिमाइज़ जो है, मरता हुआ डॉलर जो अमेरिका को फ़िक्र है, वो उन्हें नज़र आता है। ब्रिक्स ममालिक ने मुकामी करेंसीज़ में इब्तदाई तौर पर ट्रेड करने की इब्तदा की। अभी कोई ब्रिक्स की कोई सेंट्रल करेंसी नहीं है कि ब्रिक्स ममालिक ने मिल के कोई अपनी करेंसी बना ली हो। एक तजवीज़ ज़रूर मौजूद है कि मुख्तलिफ जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ की एक बास्केट बना के तो एक सेंट्रल करेंसी बना लें जिसमें हम अपनी ट्रेड की सेटलमेंट करें। लेकिन पूरी इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड, पूरा जो स्विफ्ट का बैंकिंग सिस्टम जिसके ज़रिए बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रांजेक्शन होती हैं, वो सारा डॉलर डिनोमिनेटेड है, डॉलर के ज़रिए ही वो सेटलमेंट्स होती हैं। ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ जो हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे ही कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड करता है चीन पाकिस्तान के साथ, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान रुपये का पाकिस्तानी करेंसी है, उधर उनकी जो चीनी करेंसी है, हम जब ट्रेड करें वो अपनी करेंसी पे पे करें, हम अपनी करेंसी के साथ, और वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो दूसरे को उसी मुकामी करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी जाए। अमेरिका को ये वारे नहीं खाता, क्योंकि जैसे ही डॉलर की ये जो मरकज़ी हैसियत है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, एक रिज़र्व करेंसी के तौर पर पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, वैसे ही अमेरिका की इकॉनमी डूबने का आगाज़ शुरू हो जाता है। ये गोल्ड का मुतबादल के तौर पर डॉलर दुनिया में राइज हो चुका है पिछले 100 साल के अरसे में, और अब आप देखें तो पिछले 1 साल में जो गोल्ड की प्राइसेस, सोने की कीमतें पूरी दुनिया में एकदम से आसमान को आपको छूती नज़र आती हैं। उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद उसकी ये है कि रूस और चीन और इंडिया बड़े बायर हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट के अंदर सोने के। कई 100 टन सोना वो ख़रीदते जा रहे हैं और डॉलर को छोड़ के वो गोल्ड को, अपने रिज़र्व्स को बिल्ड कर रहे हैं। उस प्रेपरेशन में है कि हमने आइंदा आने वाले महीनों या सालों के अंदर, टाइम का एग्जैक्ट तयन तो इन ममालिक के पास ही होगा कि वो कब फैसला करेंगे कि हमने डॉलर की मरकज़ियत को छोड़ के मुकामी करेंसीज़ में ट्रेड करनी है, तो अपने गोल्ड रिज़र्व्स को बिल्ड कर रहे हैं। और यही वो क्राइसिस है जो ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि कभी एक को चैलेंज करते हैं, कभी दूसरे को चैलेंज करते हैं। अभी उसकी मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में कुछ 700-800 उसकी मिलिट्री बेसिस हैं क्रॉस दी वर्ल्ड, और कोई भी चीन उससे लड़ाई नहीं लेना चाहता, रूस उससे लड़ाई नहीं लेना चाहता। लेकिन ये जो इकनॉमिक क्राइसिस है विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंटिसिपेट कर रहा है चाइना कि ये ऐसी एक स्टेज आएगी कि उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, यही क्राइसिस उसको ले बैठेगा। लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान को और बाकी ममालिक को क्या करना चाहिए, आज के प्रोग्राम की इब्तदा इसी बात से करेंगे और फिर पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी तरफ भी आएंगे। आज हमारे साथ शुरा सरदार मसूद खान, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर। इसके अलावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ। सबको खुश आमदीद कहते हैं। सरदार मसूद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है और ग्रीनलैंड से अभी थोड़ी देर पहले ग्रीनलैंड से भी स्टेटमेंट आई है और डेनमार्क से भी स्टेटमेंट आई है। नेटो टूटता नज़र आता है। दूसरी तरफ ईरान वाले मामले में अमेरिका से जितने बयान आते हैं और उनके जो थिंक टैंक्स की बाज़ रिपोर्ट्स हैं, उससे ये निशानदही होती है कि मिलिट्री स्ट्राइक्स अमेरिका रूल आउट नहीं कर रहा, बल्कि एक ऑप्शन के तौर पर उसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। उनके जो कतर के अंदर अड्डा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बताई जा रही है। आप क्या देखते हैं, ये सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है? देखिए, पस पर्दा कुछ सफारतकारी चल रही है। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अराक़ची, उनका स्टीव विटकॉफ के साथ रब्ता हुआ है और उन्होंने जौहरी मामलात दोबारा मेज़ पे रखे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है यानी गुफ्त शुनीद के लिए हो सकता है। बाकी जो मामलात हैं उनकी जहत फ़ौजी इक़दाम की तरफ जाती है, क्योंकि आज जो है अमेरिका के वक्त के मुताबिक आज एक आला मुशावरती इजलास होगा जिसमें जो ऑप्शंस सदर ट्रंप को दिए गए हैं उनमें से वो किसी को ऑप्ट करेंगे। उसमें
फौजी स्ट्राइक्स जो हैं वो शामिल हैं। और इधर ईरान ने ये कहा माफ़ कीजिएगा कि अगर उसके ऊपर हमला किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, और ख़ास तौर से जो खलीजी रियासतों में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं या इराक़ में, उनको निशाना बनाएगा। तो इसका मतलब इस वक्त जो है जंग के बादल छाए हुए हैं, और ये जो है अमेरिका में जो इंतहा पसंद रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं वो सदर ट्रंप को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप ज़रूर हमला करें, कि ये एक नादर मौका आप तारीख़ में अपना मकाम पैदा करेंगे। लिंडसे ग्राहम जो है उनके बहुत इंतहा पसंद एक सेनेटर हैं, उन्होंने ये खुल के मशवरा दिया है। एपैक जो एक पब्लिक अफेयर्स कमेटी है अमेरिका की कांग्रेस की, जो अमेरिका इज़राइल कमेटी है, उसने भी इनको सलाह दी है कि कार्रवाई करे। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक़ है, ईरान के साथ उनकी जो गुज़श्ता बरस जंग हुई थी वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसे मुकम्मल करना चाहते, और उसमें दो चीज़ें, उनके दो तीन अहदाफ है। एक ये कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया जाए, उनकी आला क़यादत का सफाया किया जाए, और किसी तरीके से ऐसी खाना जंगी पैदा की जाए ईरान के अंदर कि वो 4-5 हिस्सों में बँट जाए। यानी जो भी लिसानी एतबार से या उसके बाद नस्ली एतबार से जो एक ख़त्ते मौजूद हैं, खुज़स्तान, बलूचिस्तान, कुर्दिस्तान, आज़रबाईजान के, इस तरीके से वो मुनक़सम हो जाए। तो इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत कशीदा है। आपने जो पहला तज़किया किया वो भी दुरुस्त है, क्योंकि वो एक मरकज़ी सवाल है। अमेरिका इस वक्त अपने आप को एक तरफ मस्कुलर दिखा रहा है कि बहुत ताकतवर हूँ, और दूसरी तरफ वो कमज़ोर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका जो मजमूई कर्ज़ा है वो 38 ट्रिलियन के करीब है, जबकि उसकी जो अपनी कौमी आमदनी होगी वो 29 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और जहाँ तक चीन है, उसके पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया करेंसी स्वैप का हो गया, और जो उन्होंने ये कहा, अमेरिका ने मिसाल के तौर पर जो धमकी दी है ब्रिक्स के मुल्कों को, ये कोई खाली खुली धमकी नहीं है, क्योंकि एक मुतबादल मालियाती निज़ाम बन रहा है। यानी जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक बैंक है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहते हैं, AIIB उसे कहते हैं, और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, या SCO जो कह रहा है कि उनका जो इंटर बैंक कंसोर्टियम था, इसको उन्होंने एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में तब्दील करना है। और तो लिहाजा इस वजह से ये तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं, और इससे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को, जिसके ऊपर अमेरिका की क़यादत कायम है, उनको शदीद ख़तरा है। तो जंग हो सकती है, जंग तबाहकुन होगी, और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के ऊपर मुंतज हुई तो उसके नताइज अमेरिका के हलीफों को भी भुगतने पड़ेंगे। यहाँ जो अरब ममालिक हैं, और पाकिस्तान इसकी जद में आएगा, बराह रास्त जद में आएगा, और हमारे लिए कई मसाइल पैदा होंगे। मसूस की सूरत हाल है। उन्होंने, ट्रंप ने यह भी कहा कि जो ईरान से ट्रेड करेगा उससे इजाफी टैरिफ उसके ऊपर वो आयद कर देंगे। चीन उससे मुतासर हो सकता है। रूस से तेल ख़रीदने के ऊपर जो उन्होंने जुर्माने आयद करने की अनाउंसमेंट की थी, इसी तरीके से वो अब ईरान के साथ डील के ऊपर भी कर रहे हैं। ये मसला टेढ़ा होता ज़्यादा नज़र आता है। अगर नेटो चैलेंज होती है तो यूरोपियन सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, पूरा यूरोप क्राइसिस में आता है। तो क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिन क्या खबर लाएंगे? मुझे तो एक बिल्कुल अबतरी वाली कैफियत नज़र आती है यूरोप में भी, और इस पूरे ईरान और इसके इर्द गिर्द हमसाया ममालिक में भी। जी, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो ईरान से जो तेल चीन ख़रीद रहा है, वो ईरान का 90% क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान का चीन के ऊपर कितना इन्हिसार है। इसी वजह से चीन के वाशिंगटन के नुमाइंदे ने, जो वहाँ सफारत खाने का नुमाइंदा था, उसने सख्त बयान दिया है। उसने कहा कि ये जो एक मसनूई किस्म की जो रिस्ट्रिक्शन अमेरिका बना रहा है, और इस तरीके से जो ट्रेड को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, या टैरिफ्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है। तो अगर आप देखें, वेनेज़ुएला देखें या ईरान देखें या उसके अलावा ग्रीनलैंड देखें, तो यहाँ जो है एक मरकज़ी निशाना जो है वो चीन है हर तरफ से। यानी एक तरफ तो जो है गुज़श्ता बरस जो है दिसंबर में सदर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक किस्म का समझौता कर लिया कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर्स नहीं लड़ेंगे, टैरिफ वॉर्स नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये बिलवास्ता तौर पर जो है सारे के सारे हमले चीन के ऊपर हो रहे हैं।
सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। आज इंडियन आर्मी चीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता नहीं क्यों मुझे एक दफ़ा दोबारा ये इस शुबे को तक़वियत मिलती हुई महसूस होती है कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वॉर वंस अगेन। वो उनके कुछ जुमले ऐसे थे जिससे मुझे लगता है कि वो कभी कहते हैं इधर से ड्रोन आए हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने बता दिया है, कभी कहते हैं लाइन के उस पार 8 तरबीती कैंप कायम है। तो फिर वो जो फॉल्स फ्लैग के लिए ना वो राह हमवार करने का वो कुछ मुझे उनकी बातों से शुबा हुआ। आपको भी कुछ ऐसा एहसास हुआ? देखिए, जो मार्का हक के बाद अब तक हिंदुस्तानी अफवाज तैयारी में हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और उसकी तस्दीक दुनिया भर ने की। यानी मैं सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से दावा नहीं था, दुनिया भर से शहादतें आई कि जो है फ़िज़ाई जंग में वो बहुत बुरे तरीके से मारे गए। और उसके बाद जो बाकी हमने जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए थे या जो हमारे पास हथियार थे इस्तेमाल किए थे, साइबर बिलखसूस, तो पाकिस्तान भारत के ऊपर हावी रहा था। तो और दूसरे ये है कि उसके बाद उन्हें सफारती तन्हाई का शिकार होना पड़ा। उसके बाद जो है उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है जो बीजेपी यानी जो हुक्मरान जमात है उसको बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जो है निशाना तनकीद बनना पड़ा। और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसने तो उनके बारे में बहुत मज़े का खेज़ लब लहजा इख्तियार किया। तो अब ये है वो तैयारी में है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अच्छा, दूसरे ये हुआ कि उनके जो कमांड एंड कंट्रोल में सख्त इख्तलाफात मौजूद थे। उनके जो बर्री बहरी और फ़िज़ाई चीफ्स थे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने जो है सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लीक आउट करना शुरू कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके और सियासी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात थे और उन्हें सियासी क़यादत ने मरवा दिया, जिसकी वजह से वो अपना एक मरतबा फिर वक़ार बहाल करना चाहते हैं। तो वो जंग तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि उनके पास इस्तेदाद नहीं है, यानी पॉलिटिकल विल नहीं होगी। और अगर वो मुहिम जोई करेंगे तो इस मरतबा जो है वो अपनी पुरानी प्लेबुक शायद ना इस्तेमाल करें, कोई नई किस्म का हमला करें, जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। कोई साइबर अटैक्स हो सकते हैं, कुछ इस किस्म के, और जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा जो है टेररिस्ट अटैक करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़हनी तौर पर भी और अमली तौर पर तैयार रहना चाहिए एक हमले के लिए, क्योंकि इसके बारे में बार बार बयान देते रहते हैं। ये जिस फौजी सरबराह का आप जिक्र कर रहे हैं इसने तो मोहतात अंदाज में बयान दिया है और इशारे कनाए में गुफ्तगू की है, लेकिन जो राजनाथ सिंह है वो तो धमकियां देता फिरता है, और अमित शाह कि हम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वक्त वो एक किस्म की स्ट्रेटेजिक विल्डरनेस में है। देखें कि वो इस किस्म का इक़दाम कर सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब। क्या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये इंडिया वाला सवाल पहले आपकी तरफ लेकर आऊँगा। जो अल्लाह ने पाकिस्तान को मरका हक में कामयाबी दी वो मिसाली कामयाबी है, लेकिन उससे दुश्मन से आंखें मेरे ख्याल में हटानी नहीं चाहिए। उसकी जो धमकियाँ हैं उससे लगता यह है कि वो उसका बदला लेने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। देखिए, मुझे तो ये नहीं लगता कि वो दोबारा जुर्रत करेगा पाकिस्तान पे हमला करने की। उन्होंने बहुत, आपको याद होगा पहली मर्तबा जब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास भाई अगर राफाल होता तो भाई राफाल तो आ गया। फिर उन्होंने ना जाने क्या कहा, वो आहनी शील्ड कोई S-400 या पता नहीं क्या भला सा नाम है, वो होगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। तो क्या हुआ, चिड़ियों की तरह उनके जहाज़ गिरने लगे। उनकी जो आहनी शील्ड थी उसी की बैटरीज उड़ा दी जहाज़ों ने और वापस भी आ गए खैर खैरियत से, अल्लाह के करम से। तो मैं समझता हूँ कि वो मैली आंख इस वक्त पाकिस्तान पर नहीं डालेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें पर्ल हार्बर की तरह ये तो नहीं सोच लेना चाहिए कि जनाब कोई हमारी तरफ नज़र नहीं डालेगा। इस वजह से जहाँ पे हमें ये एतमाद है अपनी फ़ौज पे और अपनी अस्करी ताकत पे कि वो भरपूर जवाब दे सकते हैं, 2 मरतबा पिछले चंद सालों में दे चुके हैं, जिसके नतीजे में मेरी असेसमेंट ये है कि वक्ती तौर पे भी उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकें। लेकिन बहरहाल हमले का इम्कान 1% भी अगर हो तो हमें तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है इन कॉरिडोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हर वक्त तैयारी जो है वो मुकम्मल रखी जाती है और हर वक्त जो है वो फ्यूचर की तरफ देखा जाता है कि ये तो हम कर चुके हैं,
और यहाँ पे तो हम सुपीरियॉरिटी दिखा चुके हैं, मगर आने वाले वक्त में इसको सुपीरियॉरिटी को बरकरार रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आइडियाज़ क्या हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिफेंस क्या है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफेंस क्या है, तो वो बड़ी एक अहम चीज़ है। और मेरे ख्याल में आपने जैसा कि देखा कि तमाम फोर्सेस को यकजा करने का जो मकसद है, जो नई पोजीशन क्रिएट की गई, वो इसीलिए की गई कि अब वो वक्त गया कि एक अलहदा फोर्स चल रही है, एक और फोर्स अलहदा चल रही है। तो इंटीग्रेशन हमारा जो इस मरतबा सक्सेस आया वो इंटीग्रेशन से आया। चाहे हमारी वो जो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी थी, जिस तरीके कार इंटीग्रेट की गई थी, वो तरीका कार भारत में नहीं था। भारत के पास भी इक्विपमेंट तो बहुत अच्छा था, यानी राफेल एक अच्छा जहाज़ है। राफेल उनकी जो डिफेंस सिक्योरिटी के तरीका कार हैं वो भी जो भी शील्ड वील्ड थी ठीक ही होगी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तमाम अफवाज को इंटीग्रेट किया, पाकिस्तान के जो डिफेंस है उसको इंटीग्रेट किया, एयर डिफेंस को, और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी की है उसको इंटीग्रेट किया इनटू ऑल फोर्सेस, उसकी वजह से अल्लाह ने कामयाबी दी। उसी से सीखते हुए हमने ये देखा कि गालिबन ऐसा वक्त आ गया है कि अब हमारी जो इंटीग्रेटेड कमांड है उसको भी एक जगह पे कंसोलिडेट करके देखना चाहिए कि हम किस तरह पूरी जंग लड़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारी फ़िज़ाइया क्या करेगी या हमारी बरी फ़ौज या क्या करेगी या हमारी बहरी फ़ौज क्या करेगी, मगर एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सेट की या इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की शक्ल में लाया जाए सामने, जो पहले भी था। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था ऐसे ही, मगर इसके बाद ये एहसास हुआ कि गालिबन इसमें ज़्यादा यकसुई की ज़रूरत है। और ये मामलात क्योंकि फ़ौज के अंदर तय होते हैं स्ट्रेटिजिक, तो इससे आपको एहसास होना चाहिए कि हर वक्त फ़ौज जो है वो इसी यकसुई के साथ चल रही है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉर लाइक, और वो आने वाले वक्त में जो जंग होनी है वो हम कैसे जीतेंगे। बैरिस्टर उमैर साहब, इस वक्त एक तो इंडिया वाला चैलेंज तो सदा से है, 47 ऑनवर्ड कभी भी ये चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ। ईरानियन सिचुएशन दोबारा से बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, और अभी सरदार मसूद साहब ने बताया भी कि आज एक वाशिंगटन में मुलाकात भी है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट इज़ लाइकली टू डिसाइड कि उसने कौन सा रास्ता चुनना है। हमारे लिए क्या चैलेंजेस है? हमारे बॉर्डर के ऊपर ये सिचुएशन बनी है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी है, साथ ईरानियन साइड पे भी है। देखिए, इसका बहुत सारा लिंकेज है जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अगर सिंपल हम सिनेरियो में देखें कि इंडिया पाकिस्तान लड़ा है, तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू लिया हुआ है। देखिए, इंडिया के पीछे डायरेक्ट इसराइल लड़ा था, और आज इसराइल की इन्वॉल्वमेंट ईरान में है, और ईरान में जितनी भी मनूवरिंग कर रहा है इसराइल ओपनली कर रहा है, जिसका ईरानियन गवर्नमेंट भी ब्लेम कर रही है। हम अभी तक एक बड़े अच्छे हद तक एक बैलेंसिंग एक्ट करते आए हैं कि एक एंड पे हमने चाइना को भी अपने साथ चलाया है, दूसरे एंड पे यूएस को भी चलाया है, मगर अब यूएस एक ओपनली एक ऐसी पोजीशन लेने जा रहा है इसराइल के बिहेस्ट पे जो कि डायरेक्टली हमारे इंटरनली भी और हमारे एक्सटर्नली मामलात को बहुत स्वेयर तरीके से डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि जंग जब हमारे नेबरहुड में खुदा न खास्ता आ गई, उसका फॉल आउट हम पे आना ही आना है, और अल्टीमेटली हमें उस पोजीशन पे किसी एंड पे फोर्स भी किया जाएगा कि कोई फर्म पोजीशन ली जाए। तो इसलिए बजाय इसके कि वो पोजीशन आए, हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमें अपने रीजनल प्लेयर्स को इंगेज करना चाहिए, और इस वॉर को अवर्ट करने के लिए जो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि देखिए चाइना ने बड़ा अभी तक सिस्टमेटिकली अच्छा खेला है, क्योंकि चाइना को पता है कि एक बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बनी, और अब दुनिया जा रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की तरफ, और उसको किसी ने नहीं रोकना। इसीलिए चाइना अगले 5-10 साल एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाह रहा है, वो सारे का सारा फोकस उसने इकोनॉमी पे रखा हुआ है। मगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल हमारी मिलिट्री एहलियत सब कुछ अपनी जगह पे, मगर माशी लिहाज से हम इस वक्त उस फेज़ में हैं कि हमें साल डेढ़, इंडिया के तो और अज़ाइम हो गए, मगर हम जिस खित्ते में बैठे हम साल डेढ़ चाहेंगे कि किसी तरह का भी ना हमारे नेबरहुड में कॉन्फ्लिक्ट हो, ना हमारे यहाँ हो, ताकि फोकस मईशत हो, और मईशत पे फोकस होगा तो तब ही हम कोई अपना ड्यू रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन उमैर साहब, आपसे भी पहले पूछ लूँ, फिर डॉक्टर मुसद्दक साहब से भी पूछूंगा। इस वक्त हम जिस रीजन में, यमन के अंदर हम इस वक्त सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में, गज़ा के अंदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वाले हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम जाएंगे। यमन के अंदर सऊदी अरब एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई वाले वो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों में आपस में कोई इत्तेफाक राय नहीं है। सोमालिया के अंदर
यूएई उस सोमालीलैंड को सपोर्ट कर रहा है जिसको इसराइल ने तस्लीम कर लिया, सऊदीज़ और पाकिस्तानी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड उसकी मुखालफत कर रहा है। सूडान के अंदर चले जाएं तो वो जो उनकी रैपिड रिस्पांस फोर्स या आरएसएफ वो ग्रुप है उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है, बाकी सूडान को हम मुसलमान मुल्क बाकी सऊदी अरब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक डिवाइडेड मुस्लिम वर्ल्ड है जिसके अंदर इसराइल कहीं बैठा हुआ है किसके साथ एक एलाई बन के, कहीं पे अमेरिका आ रहा है हमला करने के लिए किसी का इत्तेहादी बन के, किसी की हुकूमत गिराने किसी की बनाने। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। हमें अपनी कुछ वॉर गेमिंग करनी चाहिए, कुछ नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है उसको रेगुलरली हर हफ्ते मिलना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सके। देखें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इन सारी चीज़ें करने के लिए देखें बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने रिसोर्सेज को पहले पुल करना पड़ेगा। देखें पाकिस्तान ने अपना इंटरनेशनली एक फुटप्रिंट बनाया है, सऊदी अरेबिया के साथ मामलात चल रहे हैं, मगर देखें सब चीज़ों का फ़ैसला करने से पहले आपको इसराइल को सामने रखना पड़ेगा। इसराइल की क्या मूव है, इसराइल को देखें पाकिस्तान क्यों खटक रहा है, वाहिद एक वजह है ये आपकी मिलिट्री माइट और साथ आप जो न्यूक्लियर आपके पास एसेट है, उस वजह से देखें ईरान तो एक रास्ता है, ईरान का रास्ता जिस दिन उन्होंने क्रॉस ओवर कर लिया अगला निशाना पाकिस्तान है। और ये समझने के लिए मेरे ख्याल से पार्लियामान को भी इस चीज़ की समझ है, मगर पार्लियामान को एम्पावर हम किस तरह से करेंगे। देखिए हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। देखिए हम जो अंग्रेज़ के चंगल से बाहर निकले मगर हम मुकम्मल तरह से आज़ाद नहीं हुए। आपकी जो फिस्कल मैनेजमेंट है आज भी उसी तरह है जिस तरह से गोरा करता था। देखिए आपका कितना बजट है जिस पे डिबेट होती है, ठीक है, आपका खाली आज के जो हमने पिछला बजट पास किया 15% बजट ऐसा था जिस पे वोट हुआ है, बाकी तो सारा ऐसा है कि जिस पे खाली बस डिबेट होगी, वोट नहीं हो सकता। जब इस तरह की बात हो तो आप किस तरह से एक ग्रैंड डिबेट, किस तरह से अपना एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। देखिए हम फुली एम्पावर्ड ही नहीं हैं, हमारे फैसले आज भी बाहर हो रहे हैं या और कॉरिडोर्स में हो रहे हैं। देखिए हमने फैसला करना है, हम खुद करें अपनी सॉवरेनिटी को सामने रख के, फिर बाद में सऊदी उनका अगर कहीं इंटरेस्ट आता है जहाँ हम अपने से हट के कुछ उनके लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए, मगर पहले पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि पार्लियामान को एम्पावर करें। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापस इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अभी अमेरिकी सदर ने दोबारा एक ट्वीट की है जिसमें वो जैसे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते थे मागा, अब उन्होंने मेक ईरान ग्रेट अगेन कर दिया है और साथ ये भी लिख दिया है कि ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं और वो बता रहे हैं कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, कि वो जो मुजाहिरीन हैं उनकी मदद को जाने की तैयारी पकड़ रहे हैं। क्लियरली शोज़ कि उसकी इंटेंट क्या है, हमें अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है। क्या आप लोग इसके मुतल्लिक़ कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं? मेरा अपना एक ख्याल ये है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है, इट शुड मीट रेगुलरली, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करे एवरी डे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत नए नए आ रहे हैं और रोज़ाना आ रहे हैं। देखिए मैं बहुत ये पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की होती है और पॉसिबिलिटी को कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए, मैं उसको पर्ल हार्बर सिंड्रोम कहता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ईरान असल में निशाना पाकिस्तान वाली को बात है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अक्सर औकात जब गुफ्तगू हो रही थी, मैं आज की गुफ्तगू की बात नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान के साथ एक हमारे नैरेटिव में एक अजीब सा पैथोस है जो चलता रहता है और लोग अक्सर बातें करते रहते हैं जिसमें बड़ी को पाकिस्तान ऐसा है जैसे कोई दुख भरी दास्तान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स, पाकिस्तान इज़ सेफ़। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, अभी आपने खुद ही और उमर भाई भी जिक्र कर रहे थे कि ये देखिए इस वक्त की पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ है, मशरिक़ वस्ता से हमारे जो ताल्लुकात हैं भाइयों वाले वो आज तक इतने बेहतरीन नहीं हुए। इस चीन के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, यूरोप के साथ हमारी ट्रेड आगे बढ़ रही है।
तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलखसूस जंग के हवाले से अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा कामयाबी खारजा पॉलिसी के ज़िम्न में हमें शायद कभी भी नहीं हुई जितनी अभी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार ना रहें, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बेखबर रहें इस बात से कि मिडल ईस्ट में पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है, या हम इस बात से बेखबर रहें कि ईरान के अंदर इंटरवेंशन का इम्कान बढ़ता चला जा रहा है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इलाकाई सलामती और दुनिया की सलामती का सिर्फ़ एक तरीका है कि वो मिस्टेक्स जो दूसरी जंग अज़ीम में की गई थी वो मिस्टेक्स दोबारा ना रिपीट की जाएं। यानी आधी दुनिया तबाह करने के बाद हमें एहसास हुआ कि एक और भी तरीक़ाकार है मसलों को सॉल्व करने का, जिसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस बनी, जिसके नतीजे में ये तमाम मामलात रूल्स बेस्ड रिजीम बनाने की कोशिश की गई। ये जो इस वक्त दौड़ चल रही है बायलैटरलिज़म की, और बायलैटरलिज़म तो खैर मुआशी तौर पे हो रहा है, मिलिटरीली तो अब यूनिलैटरलिज़म हो रहा है। और ये नए नए जो कहानियाँ बुनी जा रही हैं, कोई डिफेंसिव ऑफेंसिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये इसी तरह की बातें थी जो हमें दूसरे जंग अज़ीम में धकेल कर ले गई थी। इसी तरह का बायलैटरल लड़ाइयाँ और यूनिलैटरलिज़म था जिसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाही। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, लेकिन जो रूल बेस्ड मॉडल था दुनिया का दूसरी जंग अज़ीम के बाद वाला, वो आपका ख़त्म हो गया है जब वो वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गए और कहा कि इसके पास मनशियात भी थी और मशीन गन्स थी और अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाएंगे, वो तो ख़त्म हो गया। अब वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की और ईरान पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। जी, तो ये खतरनाक, ये जी मैं इसी जी बिल्कुल जी, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको बेखबर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारा क्योंकि अपना एक इंटरनल हमारा इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव है, हमारा एक डिफेंस का पर्सपेक्टिव है, हमारा एक मुआशरे का पर्सपेक्टिव है, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे इलाके में अमन हो, अफ़गानिस्तान में अमन हो, वो माजगा ना बने दहशत गर्दी का, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का, ईरान के अंदर अमन हो, हम ये चाहते हैं। हमें भारत के भी गरीब लोगों से कोई मामला नहीं है, वहाँ पे गरीब किसान है, अल्लाह उनका भला करे, वो अपनी तरक्की की मंजिलें तय करें, हमें तो अपने गरीब लोगों को देखना है। लेकिन साथ के साथ हमें मिलिटरीली ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, जैसे हम पहले कहा करते थे कि दुनिया में गरीब आदमी का कोई मुकाम नहीं, बिल्कुल उसी तरह दुनिया में इन जंगों से साबित हो गया, बिलखसूस भारत की जारहियत से, कि कमज़ोर मुल्क का कोई मुकाम नहीं है। कमज़ोर मुल्क का मुकाम अगर आप देखिए किस तरह बच्चों को शहीद किया गया और किस तरह जेनोसाइड किया गया फ़लस्तीन में, आप देखिए लेबनान में क्या हुआ, आप देखिए 1/3 सीरिया जो है वो चला गया, आप देखिए कि बमबारी हो गई ईरान में। तो 2 4 5 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, जिनमें एक ये है कि आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। इस वक्त कमज़ोर मुल्क की इस नए फ्रेमवर्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरा ये कि बिलावजह पार्टी भी हमें नहीं बनना चाहिए, हमारे अपने मकासद हैं, हमारी एक अच्छी खारजा पॉलिसी चल रही है। हम अगर किसी जगह पे चाचा खामखा भी ना बने, लेकिन अगर किसी जगह पे एक मस्बत हम रोल प्ले कर सकें तो हमें वो प्ले करना चाहिए, चाहे वो ईरान के हवाले से हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से हो, या चाहे किसी भी खित्ते में अमन के लिए अगर हम कोई मौसर किरदार अदा कर सकते हैं और हमें दावत भी दी जाए, हम लीडरशिप भी ले सकते हैं, तो वो लेना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने गरीब लोग जो हैं उनको फलाह की तरफ लेकर जाना, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाना, ये हमारा अवलीन मकसद है। और उसके लिए इस वक्त कम अज़ कम, वैसे तो दुनिया बदल सकती है, जैसा कि आपने अंदिया भी दिया, 2-4 मरतबा दिया, लेकिन इस वक्त बेहतरीन एक खारजा पॉलिसी चल रही जिसमें सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अपने कंसर्न्स का बरमला इजहार भी कर रहे हैं कि देखें डिस्टेबलाइज मत करें। ये यूनिलैटरलिज्म ये आग का खेल है, हो सकता है 3-4 मरतबा आग लगा के कोई गुजर जाए, लेकिन हर मरतबा आग का खेल खेलेंगे तो हाथ जल सकते हैं, और हाथ जो है वो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जल सकती है, पूरा खित्ता जल सकता है। तो इस वजह से आपके कंसर्न्स मैं शेयर करता हूँ, लेकिन पैथोस मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान बहुत महफूज हाथों में है, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र करके देख नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं कि आप आके पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला कर देंगे। ये छोटे मोटे हमले करके पायलट टेस्टिंग कर चुका है भारत,
और उसके वो जो नताइज हैं वो भुगत चुका है और उसको सुबकी उठानी पड़ी। और आप जो खैर नुकसान तो जो हुआ वो हुआ, मगर बैनुल अक़वामी सतह पे जो खिफ़त और जो सुबकी उठानी पड़ी उसके बाद दुनिया में, और दुनिया ने ये रिकग्नाइज़ किया, जो हमारे डिफेंस के मुआहदे हो रहे हैं ये रिकग्निशन है एक तरह से कि पाकिस्तान एक आहनी मिलिट्री फोर्स है और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसको दुनिया की 5 बेहतरीन जो आर्मीज़ हैं उसमें गिना जाता है। इस वजह से कंसर्न भी रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए, तैयार भी रहना चाहिए, गेमिंग भी करनी चाहिए सिस्टम की, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। उमैर साहब, इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी उसका क्या रोल है? ईरान वाली सूरत हाल को देख के मुझे लगता है कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटी नंबर 1 यही होना चाहिए कि दाखिली जो यकजहती है उसको अवलीन तरजीह दी जाए। जो हमें 9-10 मई को नज़र आई जब हमने इंडिया के साथ जहाज़ मार गिराए तो उस वक्त पूरी कौम यूँ खड़ी थी, कोई PTI PML नहीं थी, ये थी पाकिस्तान जिंदाबाद और फौज के पीछे थे कि छोड़ेंगे नहीं, खाली हाथों भी बॉर्डर जाने पे तैयार थे। वो यकजहती चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक पिन पॉइंट किया है। देखें, यकजहती होती है तो मुल्क इकट्ठा रहता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम फैक्टर्स को इकट्ठा करना। और देखें, जब एक कामयाबी मिल गई, वो एक बहुत आइडियल अम्ब्रेला पूरे मुल्क को मिल गई, एक सेंट्रल पॉइंट मिल गया जहाँ सारे इकट्ठे हो गए, मगर उसके बाद ख़ुद हमने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं कि हम दोबारा फ़ौरन उसी पॉलिटिकल डिवाइड वाली उस सिचुएशन को छोड़ के दोबारा नॉर्मल लाइफ में आए और उसी पॉलिटिकल डिवाइड वाली पोजीशन हमने टेक ओवर कर ली। आज भी देखें, अब एक अच्छा स्टेप नेशनल असेंबली के लिहाज से लिया गया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला प्रोसेस शुरू कर दिया। इसी तरह छोटे आपके ख्याल में अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो जाएगा? मुझे लगता है कि कल में हो जाएगा। कल हो जाएगा, क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर साहब ये गए थे स्पीकर चैम्बर, दोबारा से जमा करा गए तो तमाम सिग्नेचर्स वाली अपनी तरफ से रिकमेंडेशन, और मेरे ख्याल से और दूसरी तरफ से कोई नॉमिनेशन ही नहीं आई तो और कोई कंटेंडर ही नहीं है, तो ये होना चाहिए। तो इस तरह के स्टेप्स लिए जाएँ। और आज जिस तरह देखें खान साहब की मुलाकात का दिन, एक मुलाकात होने में क्या हर्ज है? देखें, चीज़ों को ओपन अप करना चाहिए। आपको ठीक है चंद लोगों से प्रॉब्लम है, आपको अचकज़ई साहब भी कह चुके, कॉन्फ्रेंस की पूरा इनेकाद किया, वो डायलॉग के हामी हैं, उन्हें कम से कम एक्सेस दे दें। हमें ये शॉर्ट टाइम में ये जो है ना गैप्स को फिल करना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा, देखें बड़ा एक पाकिस्तान के लिए आइडियल स्पेस है कि हम ये पॉलिटिकल अगर हार्मनी अचीव कर लेते हैं। सियासी मैदान में नवाज शरीफ और जरदारी साहब शायद 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनको अपना वज़न डालना चाहिए इस वक्त, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, इसको ब्रिज करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि कोई शख्सियत आए और वो रोल अदा करे। देखें रोल हर किसी को क्यों अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें ये वक्त की सबकी ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरत है कि देखें ना सिर्फ पॉलिटिकल स्पेस के लिए ज़रूरी है, जो ख़तरात जो हम पूरे इस प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे हैं ये हम सबको अफेक्ट करता है। देखें इस वक्त वो अमेरिका की वो सूरत हाल है कि माशी तौर पर एक गिरता हुआ हाथी है, वो गिरते गिरते इतना नुकसान कर जाएगा कि खुदा न खास्ता कि बाकी हमारा रीजन इतना अनस्टेबल हो जाए। कम अज़ कम हम अपने आप को अगर उस गर्म हवा से बचाना चाहते हैं तो ये सारे रोल प्ले कर सकते हैं। और एक टेबल पे बैठना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मगर उसके लिए क्या है कि यार कुछ तो अडयाला का आप दरवाज़ा खोलें। आप कहें कि आइसोलेशन के फेज़ में रख के बाहर डायलॉग चल जाएगा, वो किस तरह से चलेगा? वो आपने देख लिया, नवंबर ऑनवर्ड कुछ नहीं हुआ। जिसको इमरान खान ने मैंडेट दिया वो भी शख्स यही बार बार कह रहा है कि मुझे बैठने दें। तो जब बैठ लेंगे उस बंदे को आप भी ट्रस्ट करते हैं, अगर नहीं ट्रस्ट करते तो आप कम अज़ कम नून लीग इतना बड़ा स्टेप ना लेती नेशनल असेंबली में कि एक राह जो हमवार हुई है, मैं उसमें समझता हूँ कि नून लीग का रोल है, वरना अदरवाइज़ ये चीज़ इसी तरह फंसी रहती और इसमें सारे अपना रोल प्ले करें। डॉक्टर मुसद्दिक, ये जो यकजहती है या सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है, इस वक्त की ज़रूरत है और प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ से ज़्यादा मौजूद शख्स नहीं होगा जिसको आगे बढ़कर सारों को एक मेज़ पे बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद डसे हुए हैं, कोई 3-4 दफ़ा उनके साथ हाथ होया हुआ है, तो ही शुड बी द वन जिसको आगे आना चाहिए और बिठाएं एक मेज़ पर और मामलात को तय करवाएं। जी, आप 100% ये बात आपकी सही है। और नवाज़ शरीफ साहब की बात हमारी पार्टी में, वैसे तो मैं समझता हूँ अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और जितने भी दीगर सियासी जमात के अरकान और लीडर हैं वो आज भी मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता रखते हैं नवाज़ शरीफ साहब से। और हमारी पार्टी में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उनको लीडर मानते हैं, तो इसमें क्या शक है कि उनको एक रोल प्ले करना चाहिए। अगरचे आपको
लगेगा शायद ये थोड़ी सी सियासी बात है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि कोई लेवल ऑफ सिंसेरिटी नहीं है इस बात को आगे बढ़ाने में पीटीआई की तरफ से, हमें ऐसा लगता है। कुछ कोताहियाँ हमारी तरफ से भी हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, देखिए ये अभी जिक्र कर रहे हैं जेल में मुलाकातों का, ये तो अभी 1-1.5 महीने का अमल है, तो ये सियासी अमल को आगे बढ़ाने की दावत तो 3 या 4 मरतबा वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस और कैबिनेट मीटिंग में दे चुके हैं भाई, तो आप क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाते? उन्होंने आपको कई मरतबा कहा कि आप स्पीकर साहब के कमरे में आ जाएं, तो आप क्यों नहीं जाते भाई स्पीकर साहब के कमरे में? 3-4 मरतबा ये अमल शुरू होता है, जो मुज़ाकरात में आ जाए वो गद्दार ठहरता है, जो बाहर हो जाए वो वफादार हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं हमशीरा, अगर कोई बात हमशीरा करती हैं या जेल से आने के बाद, तो ज़ौजा उनका भी बहुत एहतराम करते हैं, ज़ौजा जो हैं उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो उसके ख़िलाफ़ बात कर देती हैं। अगर कोई चेयरमैन साहब बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब कोई और बात कर देते हैं, कोई सेक्रेटरी जनरल साहब बात करें तो चेयरमैन साहब उनकी बात नहीं मानते, दोनों एक दूसरे को नहीं मानते, दोनों अगर कोई सी बात पर मुत्तफिक, वैसे तो आज तक नहीं हुए, अगर हो जाएं अल्लाह करे तो वो अली ज़फ़र साहब की बात नहीं मानते। सर बात ये है, अगर तो हमसे बात करनी है तो आइए, रास्ते दरवाजे खुले हैं, हमें आप कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं, तो फिर भाई चलें उनसे बात कर लें जिनको आप समझते हैं उनके पास इख्तियार है, उन्हें आप गाली निकालते हैं। अगर बात ही करनी है तो गाली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और बेसर, मैंने बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।